जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी9 स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भाई। ठीक है, आज हमारा दोस्तों वर्णमाला का कौन सा लेक्चर है भैया? 13वां। कौन सा लेक्चर है? हमारा 13वां लेक्चर है भाई। ठीक है, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। यदि दोस्तों आपने हमारे पीछे की वीडियो जितने भी नहीं देखी है तो उनको पहले देखें और अच्छी तरह समझे, इसके बाद दोस्तों इस वीडियो को आप देखें तो आपको बराबर बिल्कुल सीक्वेंस समझ में आएगा। अब दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले, आ जाओ। ठीक है, फटाफट। और यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर ले, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो आज देखते हैं भाई क्या हम हमारे महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि दोस्तों वर्णमाला टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि हमारे महत्वपूर्ण तथ्य से कौन कौन से जो हमको समझना चाहिए। आ जाओ देखो, आज हम समझेंगे क्या इस वीडियो के अंदर कि संगम क्या होता है, बालाघात क्या होता है, अनुतान क्या होता है, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, व्यंजन गुच्छ क्या होता है, हलंत क्या होता है, आयगुआ क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। इनको दोस्तों क्रम वाइज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? संगम। आ जाओ कि संगम क्या होता है। पहला दिया मैंने संगम। ठीक है, अब समझो भाई संगम कैसे कहते हैं हम। तो दो ध्वनियों के मध्य, समझना कि दो ध्वनियों के मध्य जो हल्का सा विराम पाया जाता है भाई, उस समय क्या बोलते हैं? संगम। क्या काम है कि दो ध्वनियों के मध्य जो हल्का सा जो विराम पाया जाता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संगम। क्या कहते हैं? संगम। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल दूं, मेरी एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने दिया जैसे कि जलसा। क्या दिया मैंने? जलसा। दोस्तों बताओ इस जलसा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो इस जलसा का मतलब दोस्तों हुआ क्या? उत्सव। क्या होता है यहाँ पर? उत्सव। ठीक है, और यदि दोस्तों इसी जलसा के अंदर में छोटा सा विराम दे दूं, क्या दे दूं? एक विराम दे देता हूं यहाँ पर, ये जलसा। अब बताओ दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जल जैसा। इसका मतलब क्या होता है? जल जैसा। जल सायन जल के समान। ठीक है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर हल्का सा विराम आ गया, इस कारण इसका अर्थ पूरा चेंज हो गया। दोस्तों मैंने लिखा है नफीस। क्या लिखा मैंने लिखा नफीस। इस नफीस का मतलब क्या होता है? तो भाइयों इसका मतलब होता है सुंदर। क्या होता है इसका मतलब? सुंदर। और बात मैंने कहा, मैंने यहाँ पर हल्का सा विराम दिया और लिखा नाफीस। नाफीस का मतलब क्या भाई? यहाँ पर निःशुल्क। क्या हुआ? निःशुल्क चीज का जहां पर फीस नहीं ली जाती उसको बोलते हैं हम क्या? निःशुल्क। आगे हम बात करें, मैंने लिया यहां पर सोना, या मैं यहां लिख दूं, मैंने लिखा सोना। इसका मतलब क्या हुआ? यहां इसका मतलब होगा स्वर्ण। क्या होगा? इसका मतलब हुआ स्वर्ण। और फिर मैंने लिखा सोना, यानी कि दोस्तों क्या? सोना नहीं। सोना नहीं, या नींद नहीं लगाना है आपको, सोना नहीं। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर हल्का सा विराम पाया जाता है उसे हम बोलते हैं संगम। जलसा, उत्सव, जल सा, जल जैसा। ना फीस तो सुंदर, ना फीस तो निःशुल्क, सोना स्वर्ण। ठीक है, और सोना तो क्या होगा? सोना नहीं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे समझो। देखो अब अगला हम समझते हैं क्या? अगला हम समझते हैं दूसरा, बालाघात। क्या समझते हैं? बालाघात। अब बताओ दोस्तों कि बालाघात क्या होता है? बालाघात क्या होता है? समझो कि जब किसी मात्रा विशेष पर, जब किन्हीं शब्दों के, या जब किसी शब्द की मात्रा विशेष पर अधिक बल दिया जाता है। क्या भाई? जब किसी शब्द की मात्रा विशेष पर क्या दिया जाता है? अधिक बल दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बालाघात। जैसे एग्जांपल दूं मैंने लिखा यहाँ पर वाल्मीकि। क्या लिखा दोस्तों? मैंने लिखा वाल्मीकि। तो जहां पर इस शब्द के अंदर मात्रा विशेष पर इस मात्रा में अधिक बल दे रहा वाल्मीकि। फिर मैंने लिखा सूर। क्या लिखा मैंने? सूर। जहां पर बड़ा ऊ और बड़ी ई, बड़ा आ आता है, वहां पर मात्रा पर अधिक बल दिया जाता है, वहां पर दो दो स्वरों का साउंड होता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं बालाघात। मैंने बोला ऊंट। क्या बोला मैंने बोला ऊंट। मैंने बोला चांद। ठीक है दोस्तों, यह आपके शब्द कैसे आपके यहाँ पर बालाघात वाले शब्द है जिन पर मात्रा विशेष पर अधिक बल दिया जाता है। अगला समझते हैं हम तीसरा,
तीसरा समझते हैं अनुतान। क्या समझते हैं दोस्तों? तीसरा हम समझते हैं क्या? अनुतान। भाई अनुतान क्या होता है? तो जब दोस्तों क्या होता है, जब किसी ध्वनियों के मध्य जो उतार चढ़ाव पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुतान। ठीक है, जब क्या पाया जाता है? उतार चढ़ाव। जब दो ध्वनियों के मध्य जो उतार चढ़ाव पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुतान कहते हैं। जैसे हम दोस्तों बात करें, मैंने बोला बाबू बाबू रुको मत जाओ। क्या लिखा मैंने? बाबू रुको मत जाओ। क्या लिखा मैंने? बाबू रुको मत जाओ। फिर दोस्तों मैंने लिखा कि बाबू रुको। क्या लिखा मैंने? बाबू रुको मत जाओ। रुको मत जाओ। फिर दोस्तों मैंने लिखा कि बाबू रुको मत जाओ। तीन वाक्य दोस्तों लिखे मैंने जहां पर उतार चढ़ाव पाया जाता है। ठीक है, पहली लाइन में लिखा मैंने कि बाबू रुको मत जाओ। बाबू रुको मत जाओ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी जो स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि मैं बाबू को रोकना चाह रहा हूँ या वो जाना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्थिति क्लियर नहीं हो रही है कि बाबू रुको मत जाओ। तो यहाँ पर स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मैं बाबू को रोक रही हूँ। ठीक है, कि बाबू मेरे मत जाओ, रुको। लेकिन दोस्तों दूसरे वाक्य में लिखा है कि बाबू रुको, लिखा है बाबू रुको मत जाओ। बाबू रुको मत जाओ। तीसरे में लिखा है बाबू रुको मत जाओ। क्या लिखा है? कि बाबू रुको मत जाओ। अल्पविराम यहां पर लगा है, इसमें अल्पविराम यहां पर लगा है। तो बाबू रुको मत जाओ। दो तीनों वाक्य में क्या है? बिल्कुल अंतर है। यह आपको बड़ा अच्छे से समझना है। इनमें है आपका अनुतान। अब दोस्तों अगला हम क्या समझते हैं? चलो अगला हम समझते हैं क्या आता है अपना? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, अगला हम समझते हैं द्वित्व व्यंजन। चौथा द्वित्व व्यंजन। अब बताओ दोस्तों कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन क्या होता है? तो समझो, दो समान व्यंजनों की स्थिति को दो समान व्यंजनों की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। जहां पर दो समान व्यंजन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन। जैसे दोस्तों हम बात करें उन्नयन, उज्ज्वल, क्या आता है? उज्ज्वल, दिग्गज। तो सब कैसे बना आपके? यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। जहां पर दो समान व्यंजन होंगे उसे हम क्या कहेंगे? आपके द्वित्व व्यंजन। अगला कौन सा हमारा? अगला दोस्तों हमारा आता है पांचवा व्यंजन गुच्छ। क्या आता है? अगला आता है हमारा व्यंजन गुच्छ। अब दोस्तों व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? समझो, जहां पर दो असमान व्यंजन हो। जहां पर क्या हो? जहां पर दो असमान व्यंजन हो उसे हम क्या कहेंगे? जहां पर दो असमान व्यंजन हो उसे हम कहेंगे व्यंजन गुच्छ। जैसे हम बात करें तत्सम, यहां पर दो असमान व्यंजन एक साथ में। मैंने लिखा औष्ठ। क्या लिखा मैंने? औष्ठ। दो असमान व्यंजन एक साथ में। यहां पर लिखा मैंने वत्सर्य। क्या लिखा मैंने? वत्सर्य। यहां पर दोस्तों क्या है? दो असमान व्यंजन एक साथ है। मैंने दोस्तों यहां पर लिखा क्या? कार्य। यहां पर दो असमान व्यंजन एक साथ है। जहां पर दो असमान व्यंजन एक साथ आते हैं उसे हम बोलते हैं व्यंजन गुच्छ। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं व्यंजन गुच्छ। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला क्या आता है? तो हमारा अगला आता है छठा हलंत। क्या आता है? छठा हमारा आता है हलंत। अब बता दोस्तों कि हलंत किसे कहते हैं? हलंत किसे कह रहे? समझो, जब किसी वर्ण को स्वर रहित करना होता है तो उसके नीचे एक आड़ी तिरछी लाइन खींच देते हैं। उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे एक आड़ी तिरछी एक लाइन खींच देते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या? हलंत।
जब किसी स्वर को व्यंजन रहित करना होता है तो उसके नीचे का आड़ी तिरछी रेखा खींच देते हैं, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हलंत। जैसे मैं बात करूं, जैसे हम बात करें, मुझे इस क को व्यंजन रहित करना है। अब इस व के अंदर स्वर भी है। अब यदि मैं इसको स्वर रहित करूंगा तो इसके अंदर से मैं क्या बाहर निकाल दूंगा, अ। जैसे इसके अंदर से आ बाहर निकलेगा, इसके नीचे क्या लग जाएगा, आड़ी तिरछी रेखा। अब दोस्तों जो ये आड़ी तिरछी में रेखा लगाई है, इसी आड़ी तिरछी रेखा को हम क्या बोलते हैं, हलंत। क्या बोलते हैं, हलंत इसको कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर च, क्या लिखा मैंने, च। इसके अंदर भी स्वर है, या मैंने लिखा चा, इसके अंदर स्वर है। जब इसको मुझे क्या करना होगा, स्वर रहित करना होगा, तो च को मुझे करना पड़ेगा आधा, इसमें से निकलेगा आ की मात्रा। ये दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, स्वर रहित। इसी आड़ी तिरछी रेखा को हम बोलते हैं क्या, हलंत। अगला समझते भाई, अगला हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, अगला हमारा आ रहा है आयोगवह। क्या आ रहा है हमारा, सातवां हमारा आता है आयोगवह, आयोगवह वर्ण। अब दोस्तों आयोगवह वर्ण किसे कहते हैं, आयोगवह वर्ण किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जो स्वर भी हैं और व्यंजन भी है, वे वर्ण जो स्वर भी है और व्यंजन भी है, अपितु ना तो स्वर है ना ही वो व्यंजन है, दोस्तों उससे हम क्या कहते हैं, आयोगवह व्यंजन। ठीक है, सॉरी आयोगवह वर्ण। जैसे हम बात करें, जो न तो क्या है, जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन, न ही स्वर और ना ही व्यंजन, ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, लेकिन वो स्वर भी है और व्यंजन भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, अयोगवा। जैसे कौन से सर, तो हम बात करें दोस्तों, जैसे हमारे कौन से, ठीक है, तो जैसे हमारे अम और आहा, अम और आहा कैसे वर्ण है आपके, अयोगवा वर्ण। ठीक है, ना तो व्यंजन है ना है स्वर है, स्वर भी है और व्यंजन भी है। जैसे हम बोलते हैं अंग, तो हम बोलते हैं अंग, तो अंग में ध्वनि कौन सी आती है भाई, अंग। ठीक है, तो हम बोलते हैं अंग की ध्वनि, तो इसमें व्यंजन भी आता है, स्वर भी आता है। आप बोलते हो आह, आप बोलते हो आह, तो आह के अंदर व्यंजन भी है और स्वर भी है, तो इसको व्यंजन भी मानता हूं, इसको मैं स्वर भी मानता हूं। तो जो स्वर भी है और व्यंजन भी, तो व्यंजन है और स्वर भी नहीं है, दोनों ही कंडीशन फॉलो होती है, उससे हम बोलते हैं कि आयोगवा वर्ण। ठीक है दोस्तों, और ये आयोगवा, इनको नाम किसने दिया था, तो इनको आयोगवा नाम दिया था किशोरीदास वाजपेयी ने। किसने दिया भाई, ये नाम दिया था किशोरीदास वाजपेयी ने। किसने दिया था, किशोरीदास वाजपेयी ने। किस नाम दिया, किशोरीदास वाजपेयी ने। अगला समझते हम, अगला दोस्तों हमारा आता है नवा विसर्ग। क्या आता है, विसर्ग। अब दोस्तों हम बात करें कि विसर्ग का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इस विसर्ग का प्रयोग हिंदी के अंदर नहीं होता है। इसका प्रयोग किस में होता है, संस्कृत में। इसका प्रयोग किस में होता है, संस्कृत में होता है। और दोस्तों इसका प्रयोग भी किस में होता है, स्वर के बाद। यानी कि दोस्तों इसका प्रयोग भी कब होगा, स्वर के बाद, यानी कि अनुस्वार के तरह इसका भी प्रयोग किसके बाद होता है, स्वर के बाद होता है आपके विसर्ग का। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो हिंदी के अंदर प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग किसके अंदर होता है, संस्कृत के अंदर होता है। जैसे कि हम बात करें कि हिंदी के कुछ ही शब्द हैं जिसके अंदर इसका प्रयोग होता है। जैसे कि हम बात करें स्वतः, स्वतः, प्रायः, ठीक है, अतः, ये दोस्तों क्या है आपके तत्सम शब्द हैं जिनके अंदर क्या होता है, इनमें इस विसर्ग का प्रयोग होता है। जो ये शब्द हमारे हिंदी के अंदर प्रचलित है, अतः, स्वतः और प्रायः। ठीक है, समझ में आया भाई आपको। चलो क्या पढ़ा हमने पहले, सबसे आज हमारी वर्णमाला का लेक्चर कौन सा भाई, ये हमारा 13वां लेक्चर है। इससे आगे हमने क्या पढ़ा, महत्वपूर्ण तथ्य सारे हमने एक एक करके भाई सोल्व आउट कर लिए इसको। चलो पहला क्या पढ़ा हमने, इसके अंदर संगम, जिसमें हल्का सा विराम हो, जिसके उदाहरण आपके सामने हो। फिर हमने क्या देखा, उसके बाद देखा भाई हमने क्या, बालाघात, जिसमें किसी शब्द विशेष पर जिसमें किसी शब्द विशेष की मात्रा पर अधिक बल देते हैं, उसे हम कहते हैं बालाघात। ठीक है, अगला क्या पढ़ा हमने, अनुतान, जब किसी ध्वनियों के मध्य जो उतार चढ़ाव पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपके अनुतान बोलते हैं। फिर हमने देखा क्या कि द्वित्व व्यंजन, क्या कि दो समान व्यंजनों की जहां पर स्थिति होगी उन्हें हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। इसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, आपके व्यंजन गुच्छ, जहां पर दो असमान व्यंजनों की स्थिति होगी उसे हम क्या कहेंगे भाई, तो व्यंजन गुच्छ कहेंगे। उसका तुमने क्या देखा, हलंत, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण के नीचे आड़ी तिरछी रेखा खींच देते हैं उसे हम बोलते हैं हलंत। ये हमने देख लिया।
इसके बाद देखा हमने कि आयोग हुआ, जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है, जो स्वर भी और व्यंजन भी, उस समय का नाम दिया आयोग हुआ। ये नाम दिया था किशोरीदास वाजपेयी ने दोस्तों। लास्ट हमने देखा विसर्ग। वो विसर्ग क्या, जिसका प्रयोग हिंदी में होता ही नहीं है, संस्कृत में होता है, लेकिन कुछ ही शब्दों में होता है जो हमने लिखे हैं, ठीक है, जिसका उच्चारण किसके आता है, स्वर के बाद आता है। हम बोल रहे अ त और त के बाद आता है अ और अ के बाद आता है अह, इस प्रकार ये स्वर के बाद क्या आता है, अ आता है, अ के बाद ही आपका विसर्ग आता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक हमारी पिक्चर समझ में आई होगी, ठीक है, जितना भी हमने देखा है। बाकी हम कब पढ़ते हैं, कल। जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। जय हिंद जय भारत।